गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो ग्रेजुएशन लेवल में कई कोर्सेस में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्कस कर रहा हूं। ये बीएससी प्रोग्राम ऑनर्स, बीसीए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंप्लीटली मैं आपको आइडिया दूंगा। आज एक मेथड कंप्लीट करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखो और लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं जनरली। आप सिंपल वे में समझो कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अगर ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट है, हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल ले लिया, तो इनमें हम एक कैपिटल ए एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिनका एलिमेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स होगा। और यहां पे एक x मैट्रिक्स लेंगे जो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, xyz जो इसका वेरिएबल है। और फिर एक b मैट्रिक्स लेंगे जो d1 d2 d3 होगा। इस तरह का हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा और उसका अगर हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस टाइप के फॉर्म में है तो हम ये लिख सकते हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो क्लास 12th में हमने ये पढ़ा है कि इस तरह से उसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, और यहां से x हमारा a इनवर्स b हो जाता है। और ये मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने इसको सॉल्व करने के लिए सीखा भी है क्लास 12th में। और a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें a मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और कोफैक्टर्स वगैरह के बाद फिर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, वो मैट्रिक्स एडजॉइंट कहलाता है। सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बाद हम ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालना होता है। कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं, वो एडजॉइंट कहलाता है, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए करके हम इनवर्स निकालते हैं। और ए इनवर्स को फिर एक्स से यानी कि XYZ कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू बी। तो देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो जो ए इनवर्स निकलता है उसको भी। यही कंप्लीट सिचुएशंस मैट्रिक्स मेथड में स्टेप्स हम दिखलाते हैं, करते हैं। तो आज हम इसका सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्योंकि कॉलेज लेवल में बीकॉम में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, बाकी बीएससी में और बीसीए में, ये बीटेक में इनमें नहीं है। तो कहीं कहीं बीसीए में किसी यूनिवर्सिटीज में गिवन हो भी सकता है। अदरवाइज हमारा जो सेकंड और थर्ड मेथड, अभी 3 मेथड होते हैं इसके निकालने के, तो वो हमारा हर कोर्सेज में है। तो इसीलिए सबसे पहले हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। और उसके पहले मैं आपको कंप्लीट ब्रीफ एकदम परफेक्टली आपको एक डायग्रामेटिकली दिखलाऊंगा कि ये कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका एक मेथड के थ्रू से हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते कितने टाइप से हैं, कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं?
बेसिकली लीनियर इक्वेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस, और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। होमोजीनियस इक्वेशंस किसको कहते हैं? जिसका आरएचएस पार्ट जो हमने D1 D2 D3 दिखलाया, जो बी मैट्रिक्स था, अगर वो सारे वैल्यूज जीरो हो, इफ D मीन्स बी मैट्रिक्स B इक्वल टू जीरो, यानी आरएचएस पार्ट अगर हमारा सारा जीरो हो तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है, एक भी मे भी दो जीरो हो और एक नॉन जीरो, अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू आरएचएस में है तो उसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहते हैं? जिनके आरएचएस पार्ट के सारी वैल्यू जीरोस हो, और अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है वो होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाता है। अब होमोजीनियस इक्वेशन हमें ट्राइबल सॉल्यूशन देता है, ट्राइबल सॉल्यूशंस, इसको ट्राइबल सॉल्यूशंस कहते हैं। और इसके सारे रिजल्ट एक्स वाई जेड, ऑल रिजल्ट्स हमारे जीरो आएंगे। जो ट्राइबल सॉल्यूशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, इक्वेशन जैसा भी हो, क्योंकि आरएचएस पार्ट जीरो है इसीलिए उसको हम कोई भी मेथड से अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर एक्स वाई जेड के जीरो आएंगे। इसको हम लोग ट्राइबल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन होमोजीनियस जो सॉल्यूशन देता है उसको नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। अब ये जो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होता है ये दो टाइप के होते हैं। तो पूरे आप अगर कोई भी चीज ग्राफिकल देखते हो या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल भली बात ही आपको अच्छा से समझ में आएगा और इसको आप अपना अप्लाई करोगे और कोई मिस्टेक्स, कोई गलती नहीं होगी। अब नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और एक इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में हमें फिर दो सिचुएशंस होते हैं, एक वन सॉल्यूशन और एक मेनी सॉल्यूशन। एक होता है वन सॉल्यूशन सॉल्यूशन और एक मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चाहे हम लोग कोई भी मेथड को अप्लाई करें तो जनरली हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को लेकर चलते हैं और उनमें जब हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को, जिस भी अभी मैं मेथड्स के बारे में आपसे बात करूंगा, तो उन मेथड को लेकर जब हम चलते हैं तो उसके दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैज एनी means any result, any value, either that is one solution or many solutions. वन सॉल्यूशंस को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, और मेनी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। और नो सॉल्यूशंस को हम लोगों ने क्लास 10th में पैरेलल लाइन के नाम से भी जाना है, पैरेलल लाइन के नाम से भी हमने जाना है। क्लास 10th में भी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा और वहां पर भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स हुआ करते थे, ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब हम ग्राफिक मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x2 का एक्स और वाई दो वेरिएबल हुई क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हैं, तो अगर हम वो 2 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आइदर उसका ग्राफ या तो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको वन सॉल्यूशन कहते हैं। एक्स और वाई का एक रिजल्ट होता है, आइदर मैं सॉल्व करूं, आप करो, बुक करे, कहीं से भी सभी लोग सेम रिजल्ट देंगे।
सबसे पहली बात है कि जब हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th वाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम बात करते हैं तो कोई सा भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। जो उसका नेचर होगा, जो उसका रिजल्ट आना होगा वो सेम आएगा। आइदर कोई भी, मैं, आप, बुक, अलग राइटर, आपके स्कूल के टीचर, प्रोफेसर, कोई भी सॉल्व करेंगे सब सेम आंसर आएगा। तो ग्राफिक मेथड के थ्रू से अगर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग वन सॉल्यूशन कहते हैं, वन सॉल्यूशन कहते हैं। और उसमें एक्स और वाई का एक एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया, जब हम एलएचएस में वो एक्स और वाई का वैल्यू डालते हैं तो रिजल्ट आरएचएस वाला पार्ट आता है। सेकेंड होता था मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया, अगर एक लाइन का ग्राफ हमने बनाया, जिस टाइप का लाइन आया, अगर हम सेकेंड लाइन का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसी पे ओवरलैप होगा, यानी एक के ऊपर दूसरा होगा, तो इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए उसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहते हैं। और वहां पे हम क्लास 10th में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालते नहीं है, बट कॉलेज में हम निकालते हैं, कॉलेज में निकालते हैं। और उसको जो भी रिजल्ट होता है एक पैटर्न पे छोड़ते हैं, के इन टर्म्स ऑफ के पैटर्न पे हम लोग जनरली आंसर्स को छोड़ते हैं, ठीक है। और नो सॉल्यूशंस का रिजल्ट पैरेलल लाइन आता है। तो ग्राफिकली अगर हम लोग 2/2 यानी कि दो वेरिएबल का एक्स और वाई का रिजल्ट हमने देखना चाहा तो इसके थ्रू से क्या होता है, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसी टाइप से जब हम n नंबर ऑफ, ये मैं नहीं कहता सिर्फ हम x y z, हो सकता है 4 वेरिएबल हो सकता है 5 वेरिएबल हो, n नंबर ऑफ वेरिएबल हो, तो उनमें स्ट्रक्चर वही रहेगा। अगर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कहेंगे, अगर आरएचएस पार्ट सारे जीरो है और अगर एक भी नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम ट्राइबल सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें हर हाल में एक्स और वाई और जेड जितने भी वेरिएबल यूज है सब जीरोस आएंगे। इनमें हमें रिजल्ट कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम अब नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन को जब सॉल्व करते हैं तो दो टाइप के रिजल्ट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में फिर दो टाइप के सिचुएशंस बन जाएंगे, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। अब हम लोग किस मेथड से निकालते हैं इसको, और इसके बाद इनको फिर एक एक करके दिखलाते हैं। Method of solving system of linear equation, right? It has 3 methods जो हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं। It has 3 methods। सबसे फर्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। सेकंड है क्रैमर्स रूल। इसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। और तीसरा है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, तो ये मैंने आपको बताया पहला मेथड क्लास 12th में है और बीकॉम ऑनर्स में है, प्रोबेबली बीबीए में भी। और सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड सभी कोर्सेज में है, सभी कोर्सेज में है, 12th में नहीं, आगे के कोर्सेज में। तो अभी हम इसमें से एक मेथड को लेकर चलेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी को भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल,
क्रेमर्स रूल का नाम ही डिटरमिनेंट मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12th में जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के तरीके हैं उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। डिटरमिनेंट जब भी होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी डिफरेंस है, कई एक डिफरेंस है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का ही होगा। कभी भी कोई 2/3, 3/2 ऐसे ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम नहीं लेते हैं। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, राइट। मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। डिटरमिनेंट का कोई टाइप नहीं होता, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। और मैट्रिक्स का रिजल्ट ऑलवेज मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है। डिटरमिनेंट का रिजल्ट आइदर वैल्यूज फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर वैल्यूज में, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो हमें प्रूफ करने के लिए देता है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। और कॉलेज के स्टूडेंट, इनफैक्ट अगर आप 12th के भी स्टूडेंट हो तो आप इसको देखना, ये आप सबके लिए बड़ा यूजफुल, बेनिफिशियल है। जो भी टॉपिक में डिस्कस करता हूं उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर उसके सराउंडिंग जितनी बातें हो उन सारी बातों को आपके सामने रखा जाए, जिससे कि वो टॉपिक कंप्लीटली आप एकदम से फुल फ्लेज्ड में आप उसको जान जाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और किसी भी तरह का क्वेश्चंस आप कर सकते हो और फिर इधर उधर आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये था डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। अब हम एक 2/2 का डिटरमिनेंट लेते हैं, A11, A12, A21, A22। ये क्या इंडिकेट करता है? A11 ये इसका एड्रेस है। हमारा घर का भी अपना एक एड्रेस होता है, लेन होता है, रो होता है, कॉलम होता है। तो जब भी हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं। इट हैज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। सो उसी मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जैसा मैंने कहा, डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। तो ये हमारा एड्रेस है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये A11, A22 और -A21, A12, सबसे पहले हमारा ये अपर डायगोनल मल्टीप्लाई होता है माइनस लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, यही हमारा 2/2 का रिजल्ट है। और अगर मैं 3/3 लूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। पहले हम रो बोलते हैं, फिर कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप इनमें कोई भी रोज या कोई भी कॉलम वाइज को लेकर चल सकते हो। प्लस माइनस प्लस, ये लेकर आपको साइन को लेकर चलना होता है। कोई भी रोज या कोई भी कॉलम को लेकर आप चल सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। इसके बहुत डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, 7 प्रॉपर्टीज होते हैं। अभी मैं कभी वीडियोस में उसके बारे में भी बात करूंगा। तो अब हम लोग बाय डिफॉल्ट पहले रो को लेके चलते हैं, कोई पहले कॉलम को लेके भी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A11 हमने पहला एलिमेंट को लिया, और जिस में ये एग्जिस्ट करता है डायगोनली नहीं, स्ट्रेट, आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। और एक बार आप लिख लो, बाकी तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली भी लेके चलेंगे। एक बार आप लिख लो बस ऐसे। इसको जब हमने ऐसे किया तो ये हो गया A22, A23 और A32, A33। उसके बाद बीच में माइनस साइन होता है। फिर हम इसको लेते हैं, इस एलिमेंट को। अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी माइनस में है तो वो बाय डिफॉल्ट का जो माइनस है वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। सो -A12 को हमने लिया, A12 को लिया, और फिर ये जिस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है इसको आप ऐसे कर दो। तो A21, A23, A21, A23 और फिर ये A31, A33, राइट। और फिर प्लस इसको जब हम लेंगे A13 को लेंगे
तो उस कंडीशन में आपका जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट बनेगा A21, A22 और A31 और A32 राइट। अब आप इसको लेकर आप उसको सॉल्व कर लो। तो A11 को लिया आपने और A22, A33 माइनस A32, A23 ये हो गया, और फिर माइनस A12 को लिया आपने और A21, A33 माइनस A31, A23 और प्लस A13 को लिए और इसके बाद A21, A32 माइनस A31, A22। यही होता है कोई भी डिटरमिनेंट को साफ सुथरे में एक, फिर हमारा क्या है बोर्ड में हम लोग लिखते चले जाते हैं और उसको फिर फर्दर स्टेप देखते चले जाते हैं। तो साफ सुथरे तरीके से कोई भी डिटरमिनेंट ये 2/2 या 3/3 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड मेथड है क्रेमर्स रूल, उसके बारे में। सेकंड मेथड क्रेमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों मेथड में जो अभी मैंने आपको दिखलाया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये दोनों सिचुएशन होंगे, तो फिर से अगेन हम इस बात को थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्योंकि वो हमारी जरूरत है। तो कंसिस्टेंट, इनमें भी दो तरह के रिजल्ट आएंगे, आइदर कंसिस्टेंट आएंगे या इनकंसिस्टेंट आएंगे। अब कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन आएगा, राइट। कंसिस्टेंट में हमारा वन सॉल्यूशन आएगा या फिर मेनी सॉल्यूशन आएगा, और इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। ये तो अभी हमने वहां पे पीछे देखा। अब किस केस में ये तीनों सिचुएशन होंगे उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले वन सॉल्यूशन कब आएगा, अगर हमारा डिटरमिनेंट, जो भी हम अभी एक डिटरमिनेंट बनाएंगे LHS साइड वाला, जिसको हमने ए डिटरमिनेंट का नाम दिया था। जब हम एक सबसे पहले एग्जांपल दिए तो हमने 3 मैट्रिक्स बनाया, A, X और B। तो A जो मैट्रिक्स था उसी को अगर हम डिटरमिनेंट में लिखें तो D लिखेंगे, D इक्वल टू, और LHS साइड का जो कोफिशिएंट है उसको हम डिटरमिनेंट बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर डिटरमिनेंट, अगर D हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, 0 नहीं आता है, तो वो वन सॉल्यूशन हो गया। अभी हम एग्जांपल लेंगे और बखूबी अब हर तरह का मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरा क्रैमर रूल आज फिनिश कर दूं, मेरी कोशिश रहेगी। अब देखता हूं वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कोशिश करता हूं कि ऐसा कुछ हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आप D निकालोगे, D डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो हमारा वन सॉल्यूशन बन गया। चाहे अब हम 3 वेरिएबल, इन जनरली हम लोग 3/3 X, Y, Z 3 वेरिएबल को लेके चलते हैं। करने को तो n वेरिएबल तक ले सकते हैं, 4 का भी लेते हैं, है ना। और 2 तो नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत छोटा, वो क्लास 12 के नीचे लेवल का हो जाएगा। और जनरली हम लोग 3/3 का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, उसी में किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, बट प्रोसीजर सेम रहता है। अगर आपके पास 4 वेरिएबल X, Y, Z, W भी दे दे तब भी प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। जब हम एक 4/4 का डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उसके 4 पार्ट हो जाते हैं और फिर चारों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना होता है और उसके बाद फिर सबको मर्ज करते हैं, फिर हमारा आंसर आता है 4/4 के डिटरमिनेंट को। चलो एक बार तो हम उसको सॉल्व कर भी लें। अगर एक 4/4 का डिटरमिनेंट है और हमें D निकालना है तो एक बार तो हम उसको सॉल्व कर भी लें, लेकिन हमें फिर D1, D2, D3, D4
जितने इक्वेशन होंगे, जितने वेरिएबल होंगे, उतने हमें निकालना होता है। तो हर एक बार D1 के केस में भी 4 हमें फिर से 4/4 का डिटर्मिनेंट बनेगा। D2 ऐसे तो हमारा जान निकल जाएगा, ऐसे तो आधे घंटे से मोर हमारा एक क्वेश्चन में चला जाएगा सॉल्व करने में, तो पूरा टाइम कंज्यूम होगा। तो कभी भी एग्जामिनर का, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में यह पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है कि बच्चों को तंग परेशान किया जाए। बस नॉलेज लेवल का चेक होता है कि आपको स्मार्टली और जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और आपको विद इन टाइम उसे कवर करना होता है। कोई भी एग्जामिनेशन का पर्पस बेसिकली टीचर्स जो सेट करते हैं उनको पता होता है कि बच्चे इसको ऑन एन एवरेज, अगर हम थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम को लेके चलते हैं तो इतने टाइम में हमारा ये चीजें कवर होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी होती है। आप इस लेवल तक आते आते कितने सैकड़ों एग्जाम दे चुके हो तो आपको ये चीजें पता होगा। आप एक एवरेज, अगर आप अपने बेहतर तैयारी नॉलेज रखते हो तो आपका क्वेश्चंस, हम कहने को कहते हैं एग्जाम बहुत लेंदी था, पेपर बहुत लेंदी था, ये तो समटाइम्स कभी कभार कुछ 2-1 क्वेश्चंस होता है, 2-3 क्वेश्चंस, बट ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि वो सबका अपना एक पैरामीटर है, चेक्ड है कि ये इतने मिनट में कवर होता है, तो कुछ थोड़ा किसी में ज्यादा किसी में कम। खैर, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो D डज नॉट इक्वल टू 0 अगर आएगा तो ये हमारा 1 सोल्यूशन होगा। अगर मैं 3/3 का ही एग्जांपल लेके चलता हूं, क्योंकि मोस्टली यही आने हैं, 4 नहीं आएगा, उसका रीजन मैंने आपको बताया। तो अब D1, D2, D3, क्योंकि 3 वेरिएबल है X, Y, Z, तो D1, D2, D3 का वैल्यू कुछ भी आए, आइदर 0 आए या 0 ना आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस D हमारे 0 नहीं आना चाहिए। D 0 नहीं आया तो वो 1 सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हमारा D1, D2, D3 कुछ भी है, तो इस केस में X निकालने का तरीका D1/D, Y निकालने का तरीका D2/D और Z निकालने का तरीका D3/D। सो हम लोग D के अलावे D1, D2, D3 निकालेंगे, और वैसे तो डॉट n नंबर्स निकालने का dn/d ऐसे। तो हम 4 और n तो बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसीलिए बात कर लेते हैं। निकालने के लिए तो प्रैक्टिकली 3 ही देता है, तो ये हम 1 सॉल्यूशन में निकालते हैं। उसके बाद मेनी सॉल्यूशन का केस क्या आया, जब d क्या हो सकता है, आइदर 2 ही बातें हो सकती है, या तो D 0 आया या 0 नहीं आया। तो जब D 0 नहीं आया तो ये सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा केस होता है जब D 0 आया तो ये सिचुएशन हो सकता है, ये सिचुएशन। इस दोनों केस में D अगर 0 है तो आइदर वो मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अब कब होगा, क्या दोनों में डिफरेंस है, तो अगर D 0 आया एंड ऑल DI इक्वल टू 0, ऑल DI इक्वल टू 0 मतलब D1, D2, D3 सारे 0 आए, कहने का सेंस है कि दैट इज D इक्वल टू D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0। अगर ऑल जीरोस आए मीन्स DI, उसी को हम I लिख दिए, इक्वल टू 0, तो वो मेनी सॉल्यूशन हो गया। और अगर एनी वन ऑफ द, अगर इसमें हम कहते हैं DI डज नॉट इक्वल टू 0, DI डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई भी एक आइदर D1 या D2 या D3 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि D1 0 नहीं है, हो सकता है D1 भी 0 आ जाए तो D2 निकालेंगे। अगर D2 0 नहीं आया स्टॉप हो जाएंगे। हो सकता है पहले D1 में ही 0 ना आए तो D2 D3 निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, बस D इक्वल टू 0 एंड D1 डज नॉट इक्वल टू 0, हम वहीं पे कह देंगे कि नो सॉल्यूशन। बाय द वे अगर D1 आपका 0 आया तो D2 निकालेंगे, फिर वहां पे केस होगा कि D2 अगर 0 नहीं आया तो स्टॉप हो जाएगा, 0 आया तो D3 निकालेंगे, D3 ऑब्वियसली बात है कि इस केस के लिए फिर 0 नहीं आएगा। सो एनी ऑफ DI डज नॉट इक्वल टू 0 गिव्स नो सॉल्यूशन, और इफ D इक्वल टू 0 एंड DI इक्वल टू 0 तो ये चीजें हैं। तो कंप्लीट क्रैमर्स रूल में तीनों टाइप के सॉल्यूशन में हम यही चीजें, यही इसका ब्रीफिंग है, राइट स्टूडेंट। अब हम कोई बस सवाल करते हैं और सवाल करके
बस देखना है कि कोई कोई इसके आंसर्स कैसे होते हैं। अगर हम तीनों पे एक एक सवाल भी बना लें तो ये सफिशियंट हो गया। उसके बाद अब एक्स वाई जेड का कोई कोफिशियंट हो और आरएचएस में कोई वैल्यू हो, एक्स वाई जेड लिखा हुआ हो, x1 x2 x3 लिखा हुआ हो, उसका कुछ भी मल्टीपल हो और आरएचएस में कोई भी वैल्यू, दैट डजंट मैटर। अगर क्रैमर रूल है तो आपने अगर तीनों मेथड का एक एक सवाल देख लिया तो वो चीजें कंप्लीट फिनिश हो गया, राइट। सो नाउ अब हम लोग आते हैं वन सॉल्यूशन का एक सवाल क्रैमर्स रूल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपका अगर मेथड्स गिवन रहेगा कि यही मेथड्स, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर कोई स्पेसिफिक मेथड रहेगा, चाहे कोई सा भी क्लास में हो, कोई सा भी लेवल पे हो, अगर स्पेसिफिक मेथड रहता है तो हम वही अप्लाई करते हैं, और अगर अदरवाइज सॉल्व सिर्फ लिखा हुआ रहता है तो आप एलिजिबल हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उनमें भी कभी कभी होता है कि कुछ स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जैसे सपोज करो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, तो बाय द वे डायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। सो हमें शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई करना चाहिए। इन जनरली हम लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में जो सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, उस पे सॉल्व करते हैं, है ना। इसी तरह हम अभी 2 दिन पहले जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे एमबीए के बच्चों के लिए वीडियो बना के आपके साथ रखा, तो उसमें हमने बताया कि एनडब्ल्यूसीआर, एलसीएम और वैम 3 मेथड होते हैं। अब अगर क्वेश्चन का अगर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस कोई भी में भी वैम सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, वो रिड्यूस्ड कॉस्ट देता है, तो वो बिल्कुल सिंपलेस्ट आंसर देता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट देता है। और अगर आपका क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है, जो वेटेज है वो 4, 5, 6 मार्क का है, तो आप एनडब्ल्यूसीआर या एलसीएम यूज कर लो। अगर वो 10, 12 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, ऑब्वियस सी बात है कि वैम यूज करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन वेटेज ऑफ द मार्क्स। तो कुल मिलाकर बात क्या होती है कि आपको अगर मेथड गिवन है, आपको वही स्पेसिफाई करना, उसी से करना है, और नहीं तो आप किसी से भी कर सकते हो, बट फिर भी वहां पर डिपेंड करता है कि वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस क्या है। वेटेज अगर अच्छा है तो आपको भी अच्छा आंसर देना चाहिए, आपको भी स्टैंडर्ड मेथड को अप्लाई करना चाहिए, कोई सा भी मेथड अप्लाई नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, तो फाइन। तो यहां पे हम क्रैमर रूल के बारे में बात कर रहे थे, और यहां पे दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है, उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है x माइनस 4y माइनस z इक्वल टू 11 और 2x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 39 और माइनस 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1। तो यही है x माइनस 4y माइनस z इक्वल टू 11, 2x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 39, माइनस 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1। तो नाउ अब इसको आप इक्वेशन 1, 2, 3 कह लो। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकालने का जो तरीका होगा वो आपका यहां से यही चीजें हो गया कि 1 माइनस 4 और माइनस 1, इसका कोफिशिएंट लेंगे, 2 माइनस 5 और 2, और फिर माइनस 3 और 2 और z, राइट स्टूडेंट्स। तो ये d निकालेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 5 2 और माइनस 3 2 1। अब जब आपने इस 1 को लिया, पहले इस 1 को लिया तो आपने इसको ये किया, ठीक है, ये 1 है, ये z ने ये 1 है, उसका मल्टीपल 1 है। तो जब आपने इस 1 को लिया तो आपने ऐसे कर दिया, तो ये माइनस 5, अब मैं बार बार इसको दिस ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो माइनस 5 इंटू 1 हो गया माइनस 5,
बीच में माइनस का साइन होता है, 2 2 4, राइट। उसके बाद हमारा बीच में माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो गया, तो +4 इंटू, अब आपने इसको ऐसे किया तो 2 इंटू 1 हो गया 2, और बीच में माइनस होता है, बट यहाँ पे -3 इंटू 2 -6, तो ये हो गया +6, और फिर बीच यहाँ पे प्लस साइन होता है, बट इस एलिमेंट में माइनस है तो आपका माइनस आ जाएगा, तो -1 इंटू, इसके बाद जब आप इसको रखोगे तो ये हो गया 4, और बीच में माइनस होता है, और ये -3 इंटू -5 माइनस +15, तो ये ऐसा बन गया। आपको इसी तरह से शॉर्टकट में सॉल्व करना है। तो देन अब ये हो गया, आप एक बार और लिखो, 1 इंटू -9 प्लस 4 इंटू 8 और -1 इंटू -11। माइनस वाली बातों को आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हो गया -9 और +32 और +11, राइट। -9 + 32 और ये तो ये हो गया 34। अल्टीमेटली ये हमें क्या आंसर दे दिया, 34। आप इसको 32 और 11 43 -9 ऐसे लिख लो, या डायरेक्टली देख लो कि इन दोनों से हमें +2 मिला और ये 32, तो 34। तो डी हमने निकाल लिया। अब आपको निकालना है D1। D1 का मतलब हो गया कि पहले कॉलम पे आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, RHS वाली वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोग क्या देख लेते हैं, यहां पे आ गया डज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर अगर यहीं पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में लिखना हो है या दिया हुआ है या लिखना मतलब हम लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, बट अभी हमें ये कंसिस्टेंट हो गया अब, और वन सॉल्यूशंस भी हो गया, क्योंकि d डज नॉट इक्वल टू 0 गिव्स 1 सॉल्यूशन। तो हमें पता चल गया, इसका मतलब D1 D2 D3 x निकालेंगे और x y z का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा। यहां हमें पता चल गया कि d डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया पहला टाइप। तो D1 का मतलब हो गया कि हम पहले कॉलम में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 11 39 और 1, दूसरे कॉलम में ये -4 -5 और 2, और फिर ये -1 और 2 और 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 11 इंटू ये हो जाएगा 11 इंटू इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा -5 और -4 -5 और ये फिर हो गया -4, और फिर -4 है तो +4 हो गया। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको भली भांति मालूम होगा, ठीक है। तो और हमने अभी दिखलाया तो आप सीख गए होंगे। तो -4 तो +4 हो गया, और ये जब कर दिए तो ये हो गया 39 -2, तो 39 -2, और फिर -1 इंटू ये -1 इंटू फिर 39 इंटू 2, तो 78 बीच में माइनस होता है, लेकिन वो यहाँ पे 1 इंटू -5 हो गया, तो +5 हो गया। अब ये हो गया 11 इंटू -9 प्लस 4 इंटू 37 और -1 इंटू 83, और अब ये हो गया -99 और प्लस 40 इंटू 4 हो गया 160, उसमें 12 माइनस कर दिए तो 148, राइट। कैसे हमने कर लिया जल्दी से, 40 इंटू 4 160, उसमें 3 4 12 माइनस कर दिए तो 148 और -83, तो ये व्हाट हैपेंड, तो ये आपका 148 पॉजिटिव है, उसमें से -182 ऐसा हो गया। तो अब इसमें कितना हो गया, 2 मिला दिए तो 150 32 और 34, तो -34 ये आपका D1 का आंसर आ गया। मैंने कहा था कि अब D डज नॉट इक्वल टू 0 आने के बाद D1 D2 D3 कुछ भी आए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एंड में हम D1/D D2/D ऐसे करेंगे। तो अब हम लोग D2 निकालेंगे। D2 का मतलब क्या हो गया, D2 का मतलब हो गया सेकेंड कॉलम में आपको इसको प्लेस करना है। D1 का मतलब
फर्स्ट कॉलम में करना है, रो में नहीं, फर्स्ट कॉलम में। अब D2 का मतलब हो गया इसको सेकेंड कॉलम में प्लेस करना है, तो फर्स्ट कॉलम में एज इट इज जो ऑलरेडी है वही रहेगा। जैसे इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम में प्लेस किया, तो सेकेंड और थर्ड कॉलम में वही एलिमेंट रहेंगे जो इनमें ओरिजिनल डी में है। तो इसको फिर सेकेंड कॉलम में प्लेस करेंगे तो पहले कॉलम में वही रहेगा 1 2 और -3। सेकेंड कॉलम में हो गया 11 39 और 1, और थर्ड कॉलम में आपका जो ऑलरेडी है -1 2 और 1, ये थर्ड कॉलम। फिर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 को रखा हमने और ये फिर इसको ऐसे किया तो 39 इंटू 1 39 -2 और फिर -11 और फिर इसको आपने ऐसे कर लिया तो ये हो गया 2 और -6 तो -6 हो गया, और फिर -1 इंटू इसको जब हमने किया तो ये हो गया 2 और प्लस और 39 इंटू 3 यानी 40 इंटू 3 120, तो ये हो गया 117 है ना। 1 इंटू 3 ये हो गया -1 प्लस और 39 इंटू 3 हो गया 117। बिल्कुल इसी तरह से आप भी प्रेजेंट करो तो 1 इंटू 37 -11 इंटू 8 और -1 इंटू 119, तो ये आपका हो गया 37 -88 और -119। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 37 और माइनस इसमें हो गया 120 और 80 207 हो गया, 207 हो गया। ठीक है, और उसमें से अब ये 170 हो गया, 170 हो गया नेगेटिव का, -170 राइट। तो D2 हमारा, D1 हमारा निकला ये 34 और D निकला 34, D1 निकला -34 और D2 निकला -170। अब इसको हम लोग बोर्ड को अभी इरेज करेंगे तो यहां पे ये वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं। D निकला 34, D1 निकला था हमारा, D1 निकला था -34 और D2 निकला था -170। चलो अब हम लोग D3 निकालते हैं। D3 का मतलब हो गया कि हमें थर्ड कॉलम पे उसको प्लेस करना है। D3 का मतलब हो गया हमें थर्ड कॉलम पे प्लेस करना है, तो पहले कॉलम पे हमारा वही रहेगा 1 2 -3 जो था 1 2 -3, दूसरे कॉलम पे -4 -5 और 2, और तीसरे कॉलम पे हो जाएगा 11 39 और 1 राइट स्टूडेंट्स। तो इस केस में अब जब हम सॉल्व करेंगे इस D3 को तो फिर ये 1 इंटू दिस, क्योंकि इसको हम ऐसे ओमिट कर देंगे तो ये -5 और -39 इंटू 2 हो गया 78, फिर -+4 हो जाएगा यहाँ पे बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस होता है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो वो प्लस हो गया। इसको हमने ऐसे किया तो 2 इंटू 1 हो गया 2 और फिर ये दिस इंटू दिस तो प्लस 39 इंटू 3 तो 117 और प्लस लास्ट वाली कॉलम को जब हमने लिया 11 तो ये हो गया 4 और फिर बीच में माइनस और ये 15। अब ये हो गया 1 इंटू -83 प्लस 4 इंटू 119 और प्लस 11 इंटू -11, और इसके बाद अब ये हो गया -83 और प्लस 476 और फिर -121
121। तो अब ये आपका हो गया 476 माइनस 120 और 80 हो गया 120 और 80 200 और 204 तो ये बन गया 272 ये हमारा D3 हो गया। तो D3 निकल गया 272, राइट। तो इसके बाद अब हम x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू D1 अपॉन D यानी कि -34 अपॉन 34, तो ये -1 हो गया। y इक्वल टू D2 अपॉन D2 हो गया आपका -170 अपॉन D 34, तो ये हो गया -5। और z इक्वल टू D3 अपॉन D, तो 272 अपॉन 34, तो 8 जा 38 जा 244, 8 जा 32, तो 8 जा, तो ये हो गया +8। तो बस x इक्वल टू -1, y इक्वल टू आपको यहां पे लिख देता हूं अगर, तो देयरफॉर आपका x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -5 और z इक्वल टू 8। जब आपका फाइनल हो जाए तो ऐसे आप घेर दो, सो दैट टीचर्स आपके एक एक कैलकुलेशंस को नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू आंसर्स को देखेंगे। अब सब ठीक है, आंसर्स को देखेंगे और आंसर्स यहां पे आप क्रॉस चेक के लिए, वेरीफाई के लिए इनमें LHS में डालकर देख सकते हो। और अगर ये चीजें आपका तीनों इक्वेशन यही आ गया तो आपके आंसर बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहे हैं और रिजल्ट सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो वो वेरीफाई करने के लिए जनरली कहते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं करना चाहूं तो हम कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू -1 पुट करो ये, तो ये हो गया -1। उसके बाद -4 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस और 4 5 जो 20, और फिर -z है तो -8। ये आपको 11 आना चाहिए। तो आप देख लो 20 - 9 तो 11 आ गए। आपने XYZ का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाला तो आपको RHS आ गया। अब आप 2 में डालो तो 2 इंटू -1 तो ये हो गया -2, फिर -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 2z 2 इंटू 8 16, तो ये हो गया 41 - 2 39, 41 - 2 39, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अब तीसरे इक्वेशन में -3 इंटू -1 तो ये हो गया +3 प्लस 2 इंटू -5 यानी कि -10, -2 इंटू मतलब कि 2 इंटू -5 हो गया -10, और z का वैल्यू 8, तो 8 और 3 11 -10 मतलब 1। तो ये RHS में जो रिजल्ट थे वो हमारे मैच कर गए, तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से पूरा सिस्टम आपने समझ लिया कि कैसे ये बनाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चाहे छोटा वैल्यू हो बड़ा वैल्यू हो कोई इशूज नहीं है, यहाँ पर भी छोटा बड़ा वैल्यू हो तब भी कोई इशूज नहीं है। हाँ, कैलकुलेशंस थोड़े बढ़ जाएंगे बट आपको प्रोसीजर सेम फॉलो करने हैं। और जनरली बहुत बड़ा वैल्यू देता नहीं है, माइनस वगैरह में इसलिए देते हैं ताकि बच्चे को कैलकुलेशंस करने में दिक्कत हो, है ना। तो इस तरह से आप उसको टेक्टफुली कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपके लेवल तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो करना ही होता है ना बच्चे। तो उस कंडीशन में ये चीजें आपका ऐसा हो गया, देख लो। जस्ट ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा सवाल आते हैं मैनी सॉल्यूशन का। तो वन सॉल्यूशन आपने बिल्कुल देख लिया। अब अगर आपका मैनी सॉल्यूशन का केस आएगा तो क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा, और
देखो बिल्कुल इजी है कि मेनी सॉल्यूशन में हमारा डी सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर हम D1 D2 D3 निकालेंगे, सारे 0 आ जाएंगे। तो सारे 0 आ जाएंगे तो वहीं से फिर हमें देखने की बात है हमें क्या करना चाहिए। अब हम एक मेनी सॉल्यूशन का सवाल लेते हैं कि और वैसे तो ये मैंने लिखा, आप इसको खुद आएगा तो आप देख सकते हो, है ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मेनी सॉल्यूशन का है। x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल टू -10, x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल टू -10 और 3x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 13। ये है। अब बस आपको x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल टू -10, 3x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम d निकालेंगे। d आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस 3 माइनस 8 और 3 1 माइनस 4 और 2 5 और 6, ये आपका d निकल गया। 1 माइनस 3 माइनस 8, 3 1 माइनस 4, 2 5 6, हाँ ठीक है। अब 1 इंटू आपने किया तो दिस इंटू दिस, ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 20। आप बिल्कुल जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने मेथड समझ लिया। तो 6 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस 3 और ये फिर हो गया 18 माइनस माइनस प्लस 8, 18 और माइनस माइनस प्लस 8 और फिर -8 आपने किया और इसको जब ये किया तो 15 माइनस 2, 15 माइनस 2। उसके बाद ये 1 इंटू 26। बच्चों अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो बिल्कुल मैं आप ही लोग के लिए हूं, तो आप एकदम से आराम से लिखना बताना, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं। मनोज सर से दिल खोल के बात करने का, बिल्कुल फ्रेंडली, है ना, आप मुझे किसी भी मोड में। लेकिन यार कई बार देखता हूं आप लोग कमेंट वगैरह बहुत प्रॉपर नहीं करते हो, करो और थोड़ा सा मुझ में भी एनर्जी और डेवलप हो, है ना। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आप थोड़े से और भी, वैसे तो मेरे में है ही एनर्जी, मोटिवेशन और एक डिटर्मिनेशन। ये बच्चों ये मेरे लाइफ का बड़ा एक अजीब सा फंडा रहा है। मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, बोलते हैं ड्रीम ऐसा रखो, वह ये करो वो करो, ऐसा निश्चित तौर पर सब अपनी जगह सही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो सोचा ये मुझे करना है वो हमने किया, वो हमने पाया। अब हम बहुत टॉप लेवल के कोई ब्यूरोक्रेट्स पीएम-सीएम तो नहीं बन सकते ना। एनीवे, तो हमने जो सोचा है वो किया है और जो कर रहा हूं वो पहले कभी सोचा था कल। हाँ निश्चित तौर पर YouTube वगैरह में बहुत पहले से हमें आना चाहिए और आप लोग को सर्व करना चाहिए था। तब ऑफलाइन में बिल्कुल बिजी शेड्यूल चलता था, अलग अलग जगह क्लासेस वगैरह में एंगेज्ड रहते थे। बाद में अभी एकदम से कोविड ने कई चीजें लाकर सामने खड़ा कर दिया, सीखने को मौका मिला, समझ आया कि हम सोसाइटी और को बिल्कुल बेहतर सर्व कर सकते हैं और हम इस तरह से, तो वही है। तो अब इसीलिए फिर ऑलमोस्ट कंटिन्यू, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि और भी कंटिन्यूएशंस को ये कर सकता हूं, बट फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि आपका भी जब हमें मिलता है सपोर्ट, गिव एंड टेक। आप जब वीडियोस देखते हो, कमेंट लिखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, जब अगर नहीं किए हो तो सबसे पहले मेरा वही कहना है वो करो, और उसके बाद कमेंट करो कैसा लगता है, यूट्यूब पे करो, मैसेंजर पे करो, जिस पे भी करना है ना, रिक्वायरमेंट बताओ अपना,
और बहुत लोग करते भी हैं ऐसा। बात में बहुत आभारी हूं आप लोग का, ठीक है। मैं चूंकि फ्रेंडली हूं और आप बच्चे मेरा सेना हो, आप मेरे सपोर्ट हो, आप मेरा वर्थ हो, आप सभी लोग बिल्कुल फ्रेंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से बिल्कुल आपसे फ्रेंडली गॉसिप करता हूं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे व्यूज वगैरह जब होते हैं ना जल्दी जल्दी से, तो फिर लगता है नहीं बच्चे लोगों ने देखा, चलो इतने लोगों ने देखा, फटाफट अब दूसरे वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, नेक्स्ट, चलो इतने सारे लोगों ने देख लिया, कुछ लोगों ने कमेंट किए कुछ ऐसे वैसे, तो मैं तो एकदम बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेता हूं, अब हमको फटाफट करना है, फटाफट देना है। और देखता हूं कि थोड़ा सा स्पीड अगर उतना भी कुछ ज्यादा जो हुआ नहीं है, इसीलिए रुक जाता हूं एक दिन। एक आध दिन रुकना पड़ता है। फिर तो खैर आप लोग बहुत आभार हूं, शुक्रिया, बहुत बढ़िया आप सपोर्ट कर रहे हो और अपने आप को भी मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, व्यूज होते हैं, रिक्वायरमेंट बताते हैं, कर रहे हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। और मैं करता रहूंगा, डोंट वरी, हर चीजों को लेके आगे मैं आप लोग के लिए बढ़ता रहूंगा। 6 महीने देखो अभी मैं किस स्टेज पे आप लोग को लेता हूं। राजेंस ट्यूटोरियल इज वन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो 1 into 26 और 3 into ये कितना हो गया, ये भी हो गया 18 और 26 और -8 into 13, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर लो, कहीं कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, 26 प्लस ये हो गया 78 और ये हो गया 104, तो फिर ये बन गया 26 और 78 100 और 114, ठीक है, और -104 तो हो गया 10, नहीं 104 होना चाहिए, 26 तभी तो ये 0 आएगा, 100 तो 21 इंटू हाँ 3 इंटू हाँ हाँ ये 104, ठीक है। तो क्योंकि 70 और 20 90 और ये 104, तो ये 0। समटाइम्स बच्चों मुझे भी थोड़ा सा लग जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, अगर ऐसे तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम D1 निकालेंगे। D1 का मतलब फिर यही सेम चीज हो गया कि हम पहले कॉलम पर इसको रखेंगे, यानी -10 और 0 और 13, और सेकंड कॉलम पे -3 और 1 और 5, ठीक है, -10 0 13 -3 1 5 और ये फिर -8 -4 और 6, राइट। सो अब ये फिर आप लोग -10 को लिया आपने और ये हो गया 6 -5 ये -+20, ठीक है, और +3 हो गया, +3 हो गया, ये हो गया 0 और -+52 और फिर -8 और ये हो गया 0 -13, ठीक है। तो ये हो गया -10 into 26 +3 into 52 और -8 into -13, राइट।
तो ये -260 और प्लस 156 और प्लस 104, तो -260 प्लस 260, तो ये आपका 0 आ गया। आना ही आना है, आपका D1 0 आ गया। अब हम लोग D2 और D3 निकालेंगे। D भी 0 है आपका, D भी 0 हो गया है, D1 भी आपका 0 आ गया। अब हम लोग D2 और D3 निकालेंगे। D2 का मतलब मैंने आपको बताया सेकेंड कॉलम में इसको रखना है, तो पहले कॉलम में तो एज इट इज वही रहेगा। सेकेंड कॉलम में आपका ये हो गया RHS वाली पार्ट, और थर्ड कॉलम में जो था -8, -4 और 6। फिर जब आपने लिया तो ये 1 इंटू ये फिर हो गया 0 और माइनस प्लस 52। अब तक पूरी तरह से आपको तरीका समझ में आ गया। दिस को लिए ऐसे किए, 0 और माइनस बीच में, 13 इंटू 4 52, और फिर ये माइनस प्लस 10 हो गया, और 10 होने के बाद ये हो गया 18 माइनस प्लस 8 और -8 इंटू फिर आपने किया 39 और -0। तो अब ये हो गया 1 इंटू 52 प्लस 10 इंटू 26 -8 इंटू 39, तो ये हो गया 52 प्लस 260 माइनस ये 40 इंटू 8 हो गया 320, 320 में से 8 तो 312, और अब ये हो गया 312 माइनस 312। तो ये आना ही आना है, क्योंकि मैंने ये आपका आना ही आना है। जो मैंने कहा कि मैनी सॉल्यूशंस लेते तो उसमें है कि सारे आपका 0 आएंगे। अब D3 भी आपके 0 आएंगे। चलो वंश फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। आपका D2 भी 0 आ गया। एक सवाल सॉल्व करना है तो पूरा ही करना है फिर। तो अब D3 यानी कि पहले कॉलम पे 1 3 2 ही रहा, दूसरे कॉलम पे -3 1 और 5 रहा, और तीसरे कॉलम पे -10 0 और 13। तो स्टूडेंट्स फिर हम लेंगे ये 1 को रखे और ये 13 माइनस 0 और माइनस प्लस 3 को रखे, और फिर 39 माइनस 0 और -10 को रखे, और 15 माइनस 2, ठीक है, 15 - 2, और 1 इंटू 13 प्लस 3 इंटू 39 माइनस 10 इंटू 13, तो अब ये हो गया 13, और फिर ये 117 और माइनस 130, तो ये फिर से हो गया 130 माइनस 130, दैट इज 0। यही मैं आपको दिखलाना चाह रहा था। तो अब आप यहां पे जो मैंने सॉल्यूशन लिखा, अब आप कह सकते हो कि हियर D इक्वल टू D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, वीडियोस हो भी गए, समटाइम्स कभी कभी रुक भी जाता है। तो हियर D इक्वल टू D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू 0। Therefore, it is the case of many solution. Many solution, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि many solutions में अब आपको क्या करना है कि दो इक्वेशंस को लो, एनी टू। बाय डिफॉल्ट हम लोग जनरली फर्स्ट टू ले लेते हैं, और उनमें से एक वेरिएबल को उधर स्विच कर दो। हम लोग z को कर देते हैं। तो हम लोग टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस। नाउ इसका सॉल्यूशंस निकालने के लिए
तो x माइनस 3y इक्वल टू हम कह सकते हैं माइनस 10 प्लस 8z। हम लोग पहला दो इक्वेशंस को लिए और उसमें से एक वेरिएबल को उधर कर दिए, तो माइनस 10 प्लस 8z हो गया। और इधर 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस 4z, तो ये 4z हो गया। अब इससे फिर सेम काम करेंगे। अब जब d निकालेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। अब इस केस में अब 1 माइनस 3 और 3 और 1, ये हमारा हो गया d। तो d निकालेंगे तो ये हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस 9, तो हो गया 10, राइट। सो d निकल गया 10। किसी बच्चे ने पूछा सर अगर अभी भी फिर से 0 आ जाए तो? बिल्कुल नहीं आएगा। जब हम लोग लिमिट वगैरह में भी आपने पढ़ा है कि जब हम लोग कोई भी लिमिट जो टेंस टू दिया हुआ रहता है 11th क्लास में, उसको जब पुट करते हैं और 0/0 का फॉर्म आ जाता है समथिंग, तो हम उसको कुछ भी मिडिल टर्म स्प्लिट में फैक्टराइज कर लिए, और अगर एक फैक्टर कट गया ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बाकी जो बचा वहां पे फिर वही वैल्यू डालो जो x टेंस टू दिया हुआ था, फिर वो कभी 0 नहीं आएगा, 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा। तो d अब अगेन जब एक वेरिएबल को उधर स्विच कर जाओगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम d1 का मतलब हो गया ये हमारे लिए एक सिंगल यूनिट है, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। तो माइनस 10 प्लस 8z ये हो गया और ये हो गया 4z, ठीक है। और इधर हमारा सेकंड कॉलम में माइनस 3 और 1, मैंने बताया हुआ पहले कॉलम में हम उसको रखेंगे RHS को। अब दिस इंटू जब दिस किए तो माइनस 10 प्लस 8z यही हुआ, और ये हो गया फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4, तो प्लस 12z हो गया। तो ये हो गया माइनस 10 प्लस 20z। आप ऐसा कह लो चाहे 20z माइनस 10 कह लो, एक ही बात है, राइट। अब हम d2 निकालेंगे, d2 के लिए सेकंड कॉलम पे करेंगे तो पहले कॉलम पे 1 और 3 ही रहेगा, और सेकंड कॉलम में माइनस 10 प्लस 8z और 4z। अब जब इसको करेंगे तो ये 4z सॉरी माइनस 3 इंटू माइनस 10 प्लस 8z ये हो गया, ठीक है, 4z और ये माइनस 3 इंटू दिस वन, तो ये बन गया 4z माइनस माइनस प्लस 30 और फिर माइनस 24z, तो ये हो गया 30 माइनस 20z। और अब हम लोग वन सॉल्यूशन की तरह ही x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d ऐसा करेंगे। अब नाउ x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू d1 अपॉन d। d1 आपका कितना निकला? इतना, तो माइनस 10 प्लस 20z अपॉन आपका d निकला है 10, यानी कि अगर हम 10 कॉमन ले लिए तो इसके साथ कट गया तो माइनस 1 प्लस 2z, तो उसको आप 2z माइनस 1 भी कह सकते हो, 2z माइनस 1 ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और y इक्वल टू d2, y इक्वल टू आपका d2 बाय d का मतलब हो गया कि 30 माइनस 20z अपॉन 10, आप 10 कॉमन लेके कर गया 3 माइनस 2z ये, ठीक है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चंस का वेरिएबल x y z है, इसलिए हम z के टर्म्स में हम आंसर दे नहीं सकते, तो अब यहां पे लिखेंगे रिप्लेस z विथ k, एक जनरल पैटर्न में हमें आंसर देना है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2k माइनस 1, y इक्वल टू 3 माइनस 2k एंड z इक्वल टू k। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो गया, और ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट।
राइट, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। x इक्वल टू 2k माइनस 1, y इक्वल टू 3 माइनस 2k और z इक्वल टू k। अगर आप देख रहे हैं तो आप ये लास्ट लाइन इसको आप देख लो, इस लाइन में जो आपके आंसर आए वही है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बिल्कुल सही आंसर है और अब हमें यहाँ वेरीफाई के लिए डालने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने मेनी सॉल्यूशंस भी देख लिया। अब नो सॉल्यूशंस में आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एग्जैक्टली वही डी हमारे निकालने का तरीका होगा। डी 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो वो नो सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, तो 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डी 0 आएगा, उसके बाद एग्जैक्टली हम लोग फिर D1 निकालेंगे। मैंने आपको कहा है एनी ऑफ DI डज नॉट इक्वल टू 0। अब D1 अगर 0 नहीं आया तो स्टॉप, हम लिख देंगे इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, क्योंकि D0 आया बट D1 0 नहीं आया। अगर आपका D1 0 आया तो सेम काम आप D2 के लिए निकालोगे, D2 0 नहीं आया तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और फिर वो लाइन लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन। और अगर D2 भी 0 आ गया तो आप D3 निकालेंगे, D3 0 नहीं आएगा तो एनी ऑफ DI डज नॉट इक्वल टू 0 इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। सो उसको अगेन रिपीट करके बनाने का कोई नीड नहीं है। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, मैनी थैंक्स बच्चों, आप जुड़े हुए रहो और अगेन आपको कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहे और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आपका साथ। आप एकदम से सब्सक्राइब करो, सबसे पहला काम, और उसके बाद लाइक करके कमेंट भी करो यार, है ना। और थोड़े से ऐसे आप लोग देखो, थोड़े व्यूज वगैरह होते हैं, आप लोग देखो मेरा कितना साथ होता है आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हम जल्दी फिर से आपके लिए बाकी के जो 2 मेथड हैं उनमें से हम एक कोई मेथड को डिस्कस करेंगे और टेक केयर, बाय।